चैप्टर 3 हमने पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर का नाम है। और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा टॉपिक है जो हम इस डिस्कस करने जा रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूल जो है हमारे पास दो एटम भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। अगर दो एटम है, इस वक्त ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये है दो एटम, इसको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। और हम अगर ये मैं लिख देता हूँ तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया। एक ये है, दो ये है, ट्राई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और इसी तरह ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं तो ये पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम ऐसे इस तरफ जाते हैं तो ये हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये सारे क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम HCl6 तो ये क्या कहलाएगा? हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ये कहलाता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के शेप के तरफ, शेप के तरफ आते हैं हम। किसके शेप के तरफ आते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के शेप के तरफ आते हैं। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसका शेप हमेशा लीनियर होगा। इसका जो शेप होगा वो हमेशा लीनियर होगा। और अगर हम ट्राई एटॉमिक के तरफ आते हैं तो कुछ ऐसे एटम हैं जिनका शेप लीनियर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका शेप लीनियर नहीं है। तो ये क्या है? ये बेंट है, बेंट स्ट्रक्चर है।
इसी तरह अगर हम इधर आते हैं तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर है, ये भी बेंट स्ट्रक्चर है। और फिर हम आ रहे हैं BF3 के तरफ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ ये भी ऐसा ही है, ये भी देखें यहाँ पे फिर N और ये इस तरह होता है, ये फिर क्या कहलाता है? ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल, ये इसके स्ट्रक्चर, इसका नाम है ट्राइगोनल पैरामिडल है। और अगर हम आते हैं CH4 के तरफ, ये आ गया ऐसा, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कहते हैं। और यहाँ अगर हम आ गए हैं तो ये जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, बाई पैरामिडल ये कहलाता है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की तरफ आ रहे हैं ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसमें हमने क्या करना है? ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये सारे इस तरह आ जाएंगे, ये सब ऐसे आ जाएंगे, ये सारे ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे हो गया और ये इधर हम क्लोरीन अटैच करवा देते हैं। ये क्लोरीन अटैच करवा दिया, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये सारे शेप्स है, ये सारे क्या है? शेप्स है। किसके शेप्स है? मॉलिक्यूल्स की शेप्स है, मॉलिक्यूल्स की शेप्स है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके शेप्स अलग अलग क्यों होते हैं। हम कैसा डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेप कैसा होना चाहिए? इसके लिए हमारी गाइडलाइन एक थ्योरी कर रही है, उस थ्योरी का नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, रिपल्जन थ्योरी। ये थ्योरी, इसको हम वेस्पर थ्योरी भी पढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि अगर मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, फिर क्यों लीनियर भी होता है, कुछ का बेंड भी होता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन पर। किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन पर। कौन से इलेक्ट्रॉन?
वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के आखिरी शेल में पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के रिपल्जन की वजह से, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्जन की वजह से जो स्ट्रक्चर वजूद में आता है वो हमें वेस्पर थ्योरी बता रहा है। इस थ्योरी में हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक हमने पढ़ना होगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ना है। और ये जो पूरी थ्योरी है ये इन पेयर्स के रिपल्जन पर डिपेंड कर रही है। इन पेयर्स का जो रिपल्जन है उसके रिपल्जन पर ये डिपेंड कर रही है। बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर ये है, ये देखें, ये फर्ज कर लेते हैं कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है? बॉन्ड मौजूद है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया? पेयर हो गया। पेयर किसका? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पेयर कहाँ मौजूद है? बॉन्ड में मौजूद है। इस वजह से इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सब को बना दिया जाए तो मैं ये सारे यहाँ बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये बॉन्ड पेयर हो गए। इनको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। ये सब बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर लोन पेयर्स किसे कहते हैं? लोन पेयर अगर आप समझना चाह रहे हैं तो लोन पेयर ये है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पे देखें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन आपको अब थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ब्लैक इंक से शो किया है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये दो एटम के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के हैं इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनका नाम है। अब ये जो पूरी थ्योरी है, वैलेंस शेल, देखो वैलेंस शेल, ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है। तो इन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद है। इन वैलेंस शेल की पोजीशन की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, मौजूद होने की वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बन जाता है, स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री बन जाती है। कैसी बनती है? वो ये है कि इसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने हमें ये बताया है कि ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन मिनिमम है। हमें क्या बताया है कि रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये रिपल्जन क्या है? ये रिपल्जन मिनिमम है, सबसे कम है, मिनिमम है, सबसे कम है। ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ये एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आप देखें ज़रा, ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं,
ये दोनों एक दूसरे के करीब है, ये दोनों देखें एक दूसरे के करीब है। ये एक दूसरे के करीब किस वजह से है? क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन कम है। किसके बीच में रिपल्जन कम है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन कम है। दूसरा पॉइंट हमें ये बताया कि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में रिपल्जन क्या है? ये ज्यादा है। इनके बीच में रिपल्जन किसके निस्बत से ज्यादा है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के निस्बत से ज्यादा है। तो इसलिए रिपल्जन जो है ग्रेटर है किसके बीच में? बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन वो ग्रेटर होती हैं। इस ग्रेटर होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर क्या कर रहा है? ये लोन पेयर क्या कर रहा है? इस बॉन्ड पेयर को पुश कर रहा है। इसको पुश करने की वजह से इसकी जो डायग्राम बन रही है वो इस तरह बन रही है। इसलिए अब मैं यहाँ पे ये लोन पेयर मेंशन कर रहा हूँ, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लोन पेयर मेंशन करना है, ये मैंने यहाँ पे लोन पेयर मेंशन कर दिया। देखिए ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब देखें यहाँ पे एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, वहां भी 3 एटम है, यहाँ भी 3 एटम है। यहाँ जो 3 एटम है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। लीनियर की वजह क्या है? इस कार्बन को कहते हैं सेंट्रल एटम। इस कार्बन का नाम है सेंट्रल एटम। इस कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। इस कार्बन पर लोन पेयर के ना होने की वजह से ये स्ट्रक्चर लीनियर बन रहा है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर देखिए लोन पेयर मौजूद है। इस लोन पेयर की वजह से ये इसको पुश कर रहा है। इसको पुश करने की वजह से ये एंगल लीनियर होने के बजाय ये क्या बन रहा है? ये बेंड बन रहा है। तीसरा आता है रिपल्जन इज क्या? मैक्सिमम रिपल्जन इज मैक्सिमम। कहाँ? बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्जन है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर है। इस सबसे ज्यादा ग्रेटर होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते। ये एक दूसरे के करीब रह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम है, लेकिन ये एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते। इनके एक दूसरे के करीब ना रहने की वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ये रिपल करने की वजह है। तो ये एक दूसरे के साथ करीब नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल के बजाय अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ सल्फर और डाइऑक्साइड ले लूँ, सल्फर डाइऑक्साइड ले लूँ, ये सल्फर डाइऑक्साइड कर दिया मैंने, और यहाँ मैंने इसके लोन पेयर्स बना दिए। ये इसके 1 2 3 4 5 6 ये इसका मैंने क्या बना दिया है? ये इसका लोन पे। अब ये देखिए यहाँ पे 3 बातें हमारे सामने आ गई हैं। वो 3 बातें क्या है? रिपल्जन, किसके और किसके बीच में रिपल्जन? अगर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है और कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे रिपल्जन मिनिमम होगी, बॉन्ड एक दूसरे के करीब बन सकता है। लेकिन अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इनके बीच में रिपल्जन ग्रेटर है, इसलिए ये यहाँ पे रुकने के बजाय थोड़ा नीचे की तरफ आज झुक जाएगा, ये इसके करीब आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्जन मिनिमम होने की वजह से एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। और अगर हम दो लोन पेयर की तरफ आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते हैं, ये बिल्कुल दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहने का मतलब ये है कि ये इसके करीब आ जाएंगे। जब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के करीब आ जाएगा तो ये इसको मजीद ज़्यादा रिपल कर देगा। इस ज़्यादा रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये बातें हमें किसने बताई है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने हमें बताई हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये रिपल्जन करते हैं। पहली वजह ये है कि बॉन्ड पेयर जो है ऑक्यूपाई लीस्ट स्पेस, ये जगह बहुत थोड़ा घेरती है, क्योंकि इनके अंदर से एनर्जी रिलीज हो चुकी है। इनके अंदर से एनर्जी के रिलीज हो जाने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये ज़्यादा रिपल्जन शो नहीं करते हैं। और जो लोन पेयर है वो ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से ये ज़्यादा रिपल्जन शो कर रहे होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में अगर दो एटम है, कितने हैं? दो एटम है, तो उनका जो जनरल फार्मूला लिखना है, जनरल फार्मूला जो लिखना है किसका? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर हम जनरल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हमने लिखना होगा AB। तो A किसको शो कर रहा है? यहाँ डाई एटॉमिक में A और B अलग अलग हम नहीं कह सकते हैं कि एक एटम एक साइड पर है, दूसरा एटम दूसरे साइड पर है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा? AB इस तरह 2 लिखना होगा। ये ट्राई हो गया। अब यहाँ पे A किसको शो कर रहा है? A शो कर रहा है सेंट्रल एटम को, और B किसको शो कर रहा है? सराउंडिंग एटम्स को। 2 किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स को शो कर रहा है। इसी तरह ट्राई एटॉमिक ही में दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है AB2E, एक ये आता है। यहाँ पे ये E किसको शो कर रहा है? E जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो हम ये फार्मूला किसके लिए लिखेंगे? AB2 का जनरल फार्मूला किसके लिए लिखना होगा? जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जिसमें लोन पेयर अगर नहीं है तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये भी क्या करेगा? ये भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर हम आते हैं
B2E में ये किसके लिए है? ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम ले सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो ये फिर लोन पेयर शो करेगा। ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये यहाँ से ऐसा आ जाएगा। ये जो लोन पेयर है ये शो कर रहा है। अब ये क्यों इस तरह हो गया, बेंड क्यों हो गया? क्योंकि इस लोन पेयर ने इसको पुश कर दिया है, इसको रिपल कर दिया है। इस रिपल्जन की वजह से ये झुक गया है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? ये बेंट भी कहलाता है, एंगुलर भी कहलाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट के तरफ, AB2E2। E2 का क्या मतलब? दो लोन पेयर। E2 का क्या मतलब है? यहाँ पे के लोन पेयर 2 है, 2 टाइम्स है। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आता है। वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों, ये जो है ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। अब ये स्ट्रक्चर भी बेंड है, ये स्ट्रक्चर भी बेंड है, लेकिन फर्क कहाँ आएगा? इनके यहाँ पे एंगल में आएगा। इनका एंगल ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहेगा, कम होगा। इनका एंगल कंपैरेटिवली ग्रेटर रहेगा। इसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल आता है वो है AB3। ये सिंपल, इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिखते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर आता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर इसका नाम रखना है। ये हमने इसका नाम रख दिया है। क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनर है। अब हम AB3 तो लिख दिया, साथ में एक लोन पेयर भी लिख दिया है। तो अब ये किसके लिए है? ये NH3 के लिए है। NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल पाइरामिडल, ये इसका नाम हो गया, ट्राइगोनल पाइरामिडल। ये AB3E ट्राइगोनल पाइरामिडल हो गया। हम अगर आगे जा रहे हैं अब किसके तरफ? AB4 के तरफ आ गए। ये किसके लिए है? CH4 के लिए है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, रिपल्जन नहीं होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। फिर हम आते हैं AB5 के पास। ये फिर किसके लिए है? ये इस मॉलिक्यूल के लिए है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये फास्फोरस कर दो, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो। ये हो गया। इधर 3, 2 रहते हैं, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब ये देखिए, जो ब्लैक पोर्शन है ये बनेगा ट्राइगोनल। ब्लैक पोर्शन जो है ये बनेगा ट्राइगोनल। और ये जो ब्लू है, ये एक ऊपर है एक नीचे है, ये बनेगा बाई पायरामिडल।
पाइरामिडल, ये इसका नाम बनेगा। अब ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम है, इस वजह से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इसके साथ अगर हम आते हैं AB6 के पास, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है S है, Cl6 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये ऐसा हो जाएगा, एक इधर आएगा, 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 एक इधर आएगा। अब ये यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये ऐसा बनेगा, यहाँ से ये ऐसा बनेगा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इन्होंने आपस में इस तरह, ये क्लोरीन इधर आ गई है। अब इसको ये ऐसे आगे है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। अब आप कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कहाँ से आ गया? ऑक्टाहेड्रल कहाँ से आ गया? देखें, ये तो 6 है, ये 6 ये हो गए। एक ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक ब्लैक पोर्शन बोर्ड के उस तरफ भी निकला हुआ है, तो इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी जो है वो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इस थ्योरी के मुताबिक हमेशा किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो जाती है। तो ये क्या है? इनके मुताबिक ये कैसा है कि द lone pair of electrons and bond pair of electrons arrange themselves in valence shell of central atom in molecule, so that the repulsion is minimum. रिपल्जन इज मिनिमम। ये अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो जाती है, तब इनका ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, इनका जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है वो किस तरह है? लोन पेयर की जो रिपल्जन है ये ग्रेटर है देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और इनकी ग्रेटर है देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे LP stands for lone pair और BP stands for
बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये सारे के सारा जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुतलिक है। ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम पढ़ना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है। हमारे पास जब दो एटम हैं तो वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल डायटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, टेट्राएटॉमिक भी हो सकते हैं, पेंटाएटॉमिक भी हो सकते हैं, हेक्साएटॉमिक भी हो सकते हैं, हेप्टाएटॉमिक भी हो सकते हैं। हमारा टॉपिक चूंकि शेप से रिलेटेड है, इसलिए अगर हम ये शेप्स देखना चाहते हैं तो अगर डायटॉमिक है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होगा, लेकिन अगर ट्राइएटॉमिक है तो उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसमें लोन पेयर मौजूद है या नहीं है। अगर लोन पेयर मौजूद है तो स्ट्रक्चर बेंड होगा। अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर मौजूद है तो स्ट्रक्चर बेंड होगा। अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा। वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्जन मिनिमम हो जाए। और यहाँ क्यों बेंड है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन मौजूद है, इस वजह से ये अपने आप को बेंड बना लेते हैं। अगर हम यहाँ आ जाते हैं, इसमें देखें, इसमें ये सेंट्रल एटम कहलाएगा, ये सेंट्रल एटम कहलाएगा, ये क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये अच्छी तरह ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक लोन पेयर आ गया है, इस लोन पेयर के आने की वजह से इन बॉन्ड्स को पुश कर दिया गया है। पुश करने की वजह से स्ट्रक्चर ट्राइगोनल तो है लेकिन पिरामिडल है, प्लेनर नहीं है। प्लेन पर हम नहीं बना सकते हैं। और कार्बन है, लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल बनेगा। फास्फोरस है, कोई लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। सल्फर है, यहाँ पे कोई लोन पेयर इसमें नहीं है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो हमें वेस्पर थ्योरी के पढ़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। लोन पेयर किसे कहते हैं? एक एटम पर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको लोन पेयर कहा जाता है। वेस्पर थ्योरी ने हमें ये कहा कि रिपल्जन जो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम है, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में ज़्यादा है, ग्रेटर है, और लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो बॉन्ड पेयर, वजह क्या है? बॉन्ड पेयर जो है वो जगह थोड़ा ऑक्युपाई करता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एक दूसरे के करीब रहते हैं। इनके अंदर एनर्जी होती नहीं है, कम होती है। कम होने की वजह से वो एक दूसरे को के करीब रह सकते हैं। लेकिन लोन पेयर मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्यों मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है? क्योंकि इसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया ही नहीं है, तो इनकी एनर्जी अभी तक अपनी जगह पे रिजर्व है। और इनका हम जनरल फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। हम इन जनरल फार्मूले के मुताबिक हमने चलना है। ए बी के लिए कोई भी सेंट्रल नहीं है, ये दोनों जो है आप ए एच को ले सकते हैं और एफ को ले सकते हैं। लेकिन AB2 जहाँ से शुरू हो गया है, ट्राई एटॉमिक जहाँ से शुरू हो गया है, तो ट्राई एटॉमिक में यह है कि ए जो है हमेशा सेंट्रल एटम कंसिडर होगा, बी जो है हमेशा सराउंडिंग एटम कंसिडर होगा, और अगर हम ई के तरफ आ जाते हैं तो ई लोन पेयर कंसिडर होता है। इसी तरह ये सारे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, AB2 है, AB2E है, इसका मतलब है एक लोन पेयर है, और AB2E2 है, इसका मतलब है हमारे पास दो लोन पेयर है, और यहाँ पे देखें E है, एक लोन पेयर है, और यहाँ पे कहीं पे लोन पेयर मौजूद नहीं है।
तो ये सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि इनका जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है, जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है वो किस तरह है कि लोन पेयर को ज़्यादा रिपल करता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कम रिपल करता है, और बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, ये दोनों कम से कम मिनिमम इनके बीच में रिपल्जन होती है। तो ये सब हमने आज का लेक्चर था जो कि किसके मुतालिक था, जो कि शेप्स के मुतालिक। किसके शेप्स के मुतालिक था? ये मॉलिक्यूल्स के शेप्स के मुतालिक था। ये हमें ये जो आइडिया दे रहा है वो आइडिया किस थ्योरी के मुताबिक है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक है। पूरी जो थ्योरी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्जन ज़्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन उससे कम है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन सबसे कम है। ये जो रिपल्जन है ये मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ज्योमेट्री को डिसाइड कर रही होती हैं, ज्योमेट्री को डिसाइड करती हैं। इस वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कभी लीनियर बन रही है, किसी में लीनियर है, किसी में बेंड है और किसी में कोई दूसरी सी ज्योमेट्री मौजूद है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है जो कि ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ मैं आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।